अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि गॉड रेल्म में हर दिन बहुत सारे कल्टिवेटर्स लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस झेलते थे। इस वजह से गॉड रेल्म के हाई लेवल वाले लोगों के लिए ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग कोई नई या अजीब बात नहीं थी। पर दिक्कत यह थी कि गॉड रेल्म के एक्सपर्ट्स की समझ के हिसाब से जो बंदा ब्रेक थ्रू करना चाहता था उसके सिर के ऊपर एक छोटे से एरिया में लाइटनिंग क्लाउड्स जमा होते थे और फिर एक लाइटनिंग रीजन बनकर ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग नीचे गिरती थी। एक नॉर्मल कल्टिवेटर के लिए लगभग 5 किलोमीटर तक के लाइटनिंग क्लाउड्स बनते थे और बहुत से बहुत कुछ दर्जन किलोमीटर तक। कम से कम किसी ने आज तक नहीं सुना था कि किसी कल्टिवेटर के लाइटनिंग क्लाउड्स 50 किलोमीटर से ज्यादा बड़े हों। पर अभी जो बादल उनके सिर के ऊपर थे वो हर जगह फैले हुए थे। उन्होंने पूरे ईस्टर्न गॉड रीजन को अपने अंदर निगल लिया था, जैसे दुनिया खत्म करने वाली कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली हो। तो ये भला किसी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के बादल कैसे हो सकते थे? अब आगे जैसे ही ये बात वहां मौजूद लोगों के दिमाग में आई, अगले ही पल वो इसे भूल गए, क्योंकि हालांकि ये काफी मिलता जुलता था, पर यह पक्का किसी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। अगर ऐसा था तो फिर इन पूरे आसमान को घेरने वाले काले बादलों के बीच में ये पर्पल रंग का लाइटनिंग रीजन क्या था? जैसे जैसे काले बादल नीचे आने लगे वैसे वैसे लाइटनिंग रीजन भी नीचे आने लगा, और जैसे जैसे वो नीचे आता गया आसमान का दबाव और भी भारी होता गया, जो भीड़ के दिलों को बुरी तरह दबा रहा था। धीरे धीरे लोगों ने हैरानी से देखा कि युनचे ठीक उसी लाइटनिंग रीजन के सेंटर के नीचे था। युनचे मुश्किल से सांस ले रहा था और बिना हिले डुले पड़ा था, पर उसका पूरा शरीर उस लाइटनिंग रीजन की पर्पल रोशनी में पूरी तरह नहाया हुआ था। इस घुप अंधेरी दुनिया में यह नजारा बहुत ही शानदार लग रहा था, और मजे की बात यह थी कि यह सब बिल्कुल ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की शुरुआत जैसा ही था। गॉड एम्परर शितियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अभी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पीक पर ही है। क्या ये सच में? मून गॉड एम्परर ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कैसे हो सकती है? अगर ये कोई प्रिमोर्डियल डेविल गॉड भी वापस जिंदा होकर आ जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। तभी आसमान से एक धरती फाड़ देने वाली दरार की आवाज गूंजी और एक लाइटनिंग की लकीर आसमान को चीरते हुए ऐसे निकली जैसे वो ऊपर के आसमान को 2 हिस्सों में बांटना चाहती हो। उस लाइटनिंग रीजन के बीच में एक साफ पर्पल लाइटनिंग की किरण जमा होने लगी और खौफनाक आवाजें निकालने लगी। आसमान की हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग। अनगिनत कल्टिवेटर्स डर के मारे चिल्लाने लगे, यहां तक कि वहां मौजूद बड़े बड़े डिवाइन मास्टर्स के चेहरों पर भी खौफ था और उनकी आंखें डर से फटी हुई थी। इस तरह की अजीब लाइटनिंग और थंडर की चमक, ये खास तरह का लाइटनिंग और थंडर वाला माहौल, ये बिल्कुल वही हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग थी जिसे वो सब बहुत अच्छे से जानते थे। सच में क्या ये सच में ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग है? एक मिडिल रियल्म किंग ने हकलाते हुए पूछा। नहीं, ये नामुमकिन है। इस तरह का पूरी दुनिया को हिला देने वाला चमत्कार सिर्फ ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग कैसे हो सकता है? ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग शायद बस इत्तेफाक से इसी वक्त आ गई होगी। हाँ, यही बात होगी। अरे ये तो गलत है। युनचे का शरीर बुरी तरह से घायल है, उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी खत्म हो चुकी है। साफ तौर पर यह ब्रेक थ्रू करने का सबसे नामुमकिन टाइम था। वो इस वक्त ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? अगर इस हालत में लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन उस पर गिरती है तो क्या वो पक्का मर नहीं जाएगा? सीन यह है कि वो काले बादल जिन्होंने पूरे ईस्टर्न गॉड रीजन को घेर रखा था, वो अचानक युनचे के सिर के ऊपर वाले लाइटनिंग रीजन में दिखने लगे। वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, पर इन दोनों चीजों को कभी एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते थे, और ना ही उनकी हिम्मत हो रही थी। ड्रैगन मोनार्क, आपको क्या लगता है, क्या ये काले बादल लाइटनिंग क्लाउड्स हो सकते हैं? गॉड एम्परर शितियन ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा।
ड्रैगन मोनार्क आसमान की तरफ देखते रहे और बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया, या शायद उनकी जवाब देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे जैसे लाइटनिंग रीजन नीचे और नीचे आता गया, उसके बीच में जमा होने वाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की रोशनी भी और गहरी होती गई। सारी चमक और सारा माहौल सिर्फ यूनचे के शरीर पर आकर फोकस हो गया था। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग अपनी जगह पर जड़ हो गए थे और बस खाली नजरों से पर्पल रोशनी से ढके यूनचे को देख रहे थे। इस वक्त आखिरकार मू बिंगयुन के चेहरे का रंग उड़ गया। ओ नहीं, यूनचे, उसने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा और आगे बढ़ने लगी, पर मू हुआनजी ने तुरंत उसे रोक दिया। उधर मत जाओ। अगर वो सच में यूनचे की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता और ना ही बीच में टांग अड़ा सकता है। जो लोग गॉड बनने की राह पर होते थे, उनके लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग एक सजा और एक तरह का टेस्ट होती थी। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरने से पहले कोई भी हाई क्वालिटी की स्पिरिट मेडिसिन, प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट्स, प्रोफाउंड फॉर्मेशंस और दूसरे तरीकों से इसकी तैयारी कर सकता था। यही वजह थी कि अपर स्टार रियल्म्स के लोगों के लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन पार करने के चांस ज्यादा होते थे। पर जो बंदा इसे झेल रहा होता था, उसे किसी और की मदद लेने की इजाजत नहीं होती थी। इससे ना सिर्फ कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि जो मदद करता उसे भी आसमान का कहर झेलना पड़ता। मू बिंगयुन ने घबराते हुए कहा, सेक्ट मास्टर ने बार बार कहा है कि यूनचे का टैलेंट बहुत खास है। अगर वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पार करता है तो वो कई स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए उसे खुद से ब्रेक थ्रू शुरू नहीं करना चाहिए था। उसे उनके भरोसे रहना चाहिए था ताकि वो खुद उसके लिए पूरी तैयारी कर सके। वो ऐसा कैसे? इस वक्त अचानक कैसे? क्रैक! लाइटनिंग की किरणें ब्लास्ट हुई और आसमान में एक डरावनी गड़गड़ाहट गूंज उठी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की एक लकीर ने आसमान को चीर दिया और सीधा यूनचे की तरफ गिरी। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर अनगिनत डरी हुई आवाजें गूंजने लगी। गॉड रियल्म के कल्टिवेटर्स की समझ के हिसाब से हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग आमतौर पर लगभग 100 सांसों तक चमकती थी। ये आसमान की तरफ से कल्टिवेटर्स पर एक तरह की दया होती थी, जो उन्हें 100 सांसों तक तैयारी करने का एक बहुत ही जरूरी मौका देती थी। पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का ये अचानक हुआ वार सिर्फ 5 सांसों के बहुत छोटे से टाइम के लिए चमका। यूनचे, मू बिंगयुन की आंखें सिकुड़ गई और वो एक डरी हुई तेज आवाज में चिल्लाई, चांगशेंग, पीछे हटो। लू गुक्सी ने भी एक दहाड़ मारी। ऑनरेबल क्यू हुई का रिएक्शन बहुत फास्ट था। उन्होंने तुरंत कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर से बैरियर हटाया और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी के एक झटके से लुओ चांगशिंग को बहुत दूर भेज दिया। बूम! जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग यूनचे के शरीर पर गिरी तो यूनचे को सेंटर में रखते हुए एक 3000 मीटर लंबी पर्पल रोशनी ब्लास्ट हुई, जिसने आसमान की उस पावर को रिलीज किया जिसे न छुआ जा सकता था और ना ही नकारा जा सकता था। यूनचे, मू बिंगयुन का सुंदर चेहरा सफेद पड़ गया और उसका नाजुक शरीर बस गिरने ही वाला था। उसकी जान तो पहले ही एक धागे से लटक रही थी, तो वो भला आसमान की इस पावर को कैसे झेल सकता था? उसका अंजाम सिर्फ राख और धुआं ही हो सकता था। क्रैक! इससे पहले कि भीड़ कुछ समझ पाती, आसमान में अचानक एक और भयंकर धमाका गूंज उठा और लाइटनिंग रीजन से हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की 2 लकीरें एक साथ यूनचे की तरफ गिरी। बूम! यूनचे को ढकने वाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग अभी गायब होने का नाम भी नहीं ले रही थी। एक बार फिर वो एक और भी ज्यादा घनी और खौफनाक पर्पल चमक में ब्लास्ट हुई। क्या ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की दूसरी स्टेज? ये आखिर ये सब क्या है? जिसका टैलेंट जितना बड़ा होता था, उसे उतनी ही खूंखार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग झेलनी पड़ती थी। नॉर्मल कल्टिवेटर्स को सिर्फ एक राउंड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग झेलनी पड़ती थी।
ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की 2 अलग अलग स्टेजेस झेलने का मतलब था कि वो बंदा बहुत टैलेंटेड है। 3 स्टेजेस झेलने वाले लोग तो बहुत ही रेयर होते थे और वो सब अपने आप में दुनिया को हिला देने वाले टैलेंट होते थे। 4 स्टेजेस देखने वाले लोग तो गिने चुने ही थे और अगर वो बीच में नहीं मरते तो उनके डिवाइन सॉवरेंस या डिवाइन मास्टर्स बनने के चांस बहुत ज्यादा होते थे। जहां तक 5 स्टेजेस वाली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का सवाल है तो ऐसा नजारा 1000 सालों में भी एक बार देखने को नहीं मिलता था। और 6 स्टेजेस वाली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग गॉड रियल्म के पूरे 10 लाख साल के इतिहास में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था। यूनचे ने कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर जो कमाल दिखाया था उसे देखते हुए अगर वो अपने ब्रेकथ्रू के दौरान 3 या 4 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी झेलता तो किसी को हैरानी नहीं होती। यहां तक कि अगर वो 5 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी झेलता तो भी कोई बवाल नहीं मचता। पर जब मल्टीपल स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग होती थी तो हर स्टेज के बीच लगभग 10 सांसों का ब्रेक मिलता था। हालांकि ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं था, पर फिर भी ये सांस लेने का एक बहुत कीमती और जरूरी मौका होता था। पर यूनचे की दूसरी और पहली स्टेज के बीच सिर्फ आधी सांस का ही फर्क था और वो अचानक नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि सबका दिमाग ये सब प्रोसेस कर पाता, ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की दूसरी स्टेज के धमाके के तुरंत बाद आसमान फिर से लाइटनिंग की किरणों से चीर दिया गया। सबके डरे हुए चेहरों के सामने हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग एक बार फिर नीचे गिरी, पर इस बार ये पूरे 4 लाइटनिंग की किरणें थी। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की तीसरी स्टेज। सिर्फ एक सांस के टाइम में ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की 3 स्टेजेस और हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की 7 किरणें। आसमान हमेशा इंसानों पर दया दिखाता था, पर इस पल ऐसा लग रहा था जैसे आसमान झुंझलाया हुआ है और गुस्से में इस जिंदगी को पूरी तरह मिटा देना चाहता है। कड़ाके की आवाज के साथ 4 ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की किरणें आसमान से गिरी और पहले वाली 3 किरणों के साथ मिलकर एक और भी खौफनाक और बड़े लाइटनिंग रीजन में ब्लास्ट हो गई। और इस लाइटनिंग रीजन के ठीक बीचों बीच और कोई नहीं बल्कि यूनचे था। 3 स्टेजेस, 3 लगातार स्टेजेस। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग है? वहां बैठे सारे डिवाइन किंग्स, डिवाइन सॉवरेंस और डिवाइन मास्टर्स एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। हर किसी के चेहरे पर गहरा शक और सदमा था। 3 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग देखना वैसे तो बहुत रेयर था, पर यूनचे के साथ ऐसा होना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। पर दिक्कत यह थी कि 3 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग सिर्फ एक सांस के टाइम में गिर गई। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। यहां तक कि डिवाइन वे के टॉप पर बैठे लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। एटर्नल हेवन रियल्म का ब्रॉडकास्ट बंद नहीं हुआ था। वो अभी भी कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर हो रहे इस बवाल को पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के स्टार टैबलेट्स पर दिखा रहा था। अनगिनत कल्टीवेटर्स फटी आंखों से यूनचे को उस लाइटनिंग रीजन में डूबते हुए देख रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जिसे कोई डिवाइन मास्टर भी नहीं समझ सकता था। उनका ये सदमा एकदम जायज था। लगातार 3 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के बाद और कोई लाइटनिंग नहीं गिरी, पर यूनचे के चारों तरफ का लाइटनिंग रीजन कम भी नहीं हुआ, बल्कि उसके चारों तरफ की लाइटनिंग और भी ज्यादा खूंखार हो गई। पूरे स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म के लोग अपनी सीटों पर सदमे में जमे हुए थे और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर यूनचे का शरीर पूरी तरह से लाइटनिंग रीजन से ढका हुआ था। वो उसे देख नहीं पा रहे थे, पर उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस की जा सकती थी। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने पूछा, ड्रैगन मोनार्क, क्या वेस्टर्न डिवाइन रीजन में कभी ऐसा हुआ है कि लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की 3 स्टेजेस एक साथ गिरे? ड्रैगन मोनार्क ने उन काले बादलों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये अभी खत्म भी नहीं हुआ है। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर की भौहें तन गई और उनकी आवाज में एक गहरा अविश्वास था। इसका मतलब है यूनचे अभी भी जिंदा है। सीन यह है कि यूनचे
डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पीक पर होकर भी डिवाइन स्पिरिट रियल्म के पीक वालों से लड़ सकता था। तो अपनी पावर के हिसाब से कुछ ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग्स को झेलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अभी यूनचे की हालत देखकर हर कोई बता सकता था कि वो लगभग अधमरा है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की पावर को देखते हुए सिर्फ एक वार ही उसे राख करने के लिए काफी था। पर 3 अलग अलग स्टेजेस और पूरे 7 वार के बाद भी वो अभी भी जिंदा था। गिरने वाली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग उन्हें एकदम साफ दिख रही थी। वो कोई धोखा नहीं था। तो यूनचे लगातार 3 राउंड्स की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग कैसे झेल गया? जैसे ही एटर्नल हेवन गॉड एम्परर की बात खत्म हुई, आसमान फिर से कांपने और गड़गड़ाने लगा। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर की, मुझे मत बताना कि क्रैश। इस आवाज के साथ सबको ऐसा लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट गए हों। लाइटनिंग रीजन के बीच 8 पर्पल लकीरें घूमी और फिर एक भयंकर पावर के साथ नीचे गिरी। चौथी स्टेज। मतलब साफ है, लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की हर अगली स्टेज का मतलब था ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की गिनती में भारी बढ़ोतरी। पहली स्टेज में 1 वार था, दूसरी में 2, तीसरी में 4 और अब चौथी स्टेज में पूरे 8 वार और आ गए। ये तो पिछली तीनों स्टेजेस को मिलाकर भी ज्यादा था। हालांकि तीसरी और चौथी स्टेज में सिर्फ 1 का फर्क था, पर असल में ये जमीन आसमान का फर्क था। बूम 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 8 लाइटनिंग बोल्ट्स एक साथ ब्लास्ट हुई और एक चमकदार पर्पल रंग पूरे आसमान में भर गया। इस खौफनाक नजारे और हेवनली लॉ की पावर ने उन कल्टिवेटर्स के चेहरों का रंग उड़ा दिया जो अभी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल में थे। और वो डिवाइन स्पिरिट कल्टिवेटर्स जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपनी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन झेली थी, वो तो और भी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने जो झेला था ये उससे एकदम अलग था। ये उससे 10 गुना ज्यादा खौफनाक था। हुओ पोयुन ने सदमे में चिल्लाकर कहा, सस, ऐसा क्यों है मास्टर? हम दोनों ने 4 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग झेली है, पर ब्रदर यून की ट्रिब्यूलेशन मेरी वाली से इतनी अलग क्यों है? हुओ रुली के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी हुओ पोयुन जितना ही हैरान था। जब हुओ पोयुन पहली बार डिवाइन स्पिरिट रेल में पहुंचा था तो उसे सच में 4 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग मिली थी। उसकी ट्रिब्यूलेशन से पहले फ्लेम गॉड रेल्म के तीनों सेक्ट्स ने हुओ पोयुन को पूरी तरह तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और बाद में जब वो 4 स्टेजेस आई, पहला वार, दूसरा और तीसरा, फिर अगले 4 और आखिर में आखिरी 8 वार, वो सब एक सिस्टमैटिक तरीके से आए थे। हर स्टेज पिछली वाली से ज्यादा ताकतवर थी, पर हर स्टेज के बीच ठीक 10 सांसों का टाइम मिला था, जिससे हुओ पोयुन को बीच में आराम करने का मौका मिल गया था। हुओ पोयुन को अच्छे से पता था कि उन 10 सांसों के ब्रेक में एक एक सांस कितनी कीमती थी। अगर वो 10 सांसों का गैप ना मिलता, भले ही 8 सांसों का भी मिलता, तो भी वो आखिरी चौथी स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग नहीं झेल पाता। पर यूनचे की 4 स्टेजेस की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन में पहली 3 स्टेजेस सिर्फ एक सांस के अंदर आ गई और चौथी भी इतने कम टाइम में आ गई जो 3 सांसों के बराबर भी नहीं था। इसका मतलब यह था कि सिर्फ 5 सांसों से भी कम टाइम में ट्रिब्यूलेशन की 4 स्टेजेस गिर चुकी थी। 15 ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बोल्ट्स। हुओ पोयुन खुद से पूछ रहा था कि अगर अभी यूनचे की जगह वो होता, ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से लड़ने की बात तो दूर, क्या वो अपनी जान भी बचा पाता? इससे पहले कि भीड़ को कुछ समझ आता, आसमान एक बार फिर से कांपा और एक आंखें चौंधिया देने वाली लाइटनिंग की चमक बनने लगी। इस बार पूरे 16 वार थे। पांचवी स्टेज। हुओ पोयुन की आवाज टूट गई। हैरानी भरी चीखें तुरंत दब गई जब 16 ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग्स एक साथ नीचे गिरी और मिलकर एक बहुत बड़े लाइटनिंग पिलर में बदल गई, जो सीधा यूनचे पर जा गिरा। उस पल पूरा आसमान पर्पल हो गया। जो काले बादल पहले घूम रहे थे वो अब पर्पल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स की पर्पल रोशनी ने पूरी दुनिया को ही पर्पल कर दिया हो।
कोई भी यूनचे की ऑरा महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही कोई उसकी हालत का अंदाजा लगा सकता था। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग जो पागलों की तरह तबाही मचा रही थी, वो एक बहुत बड़े लाइटनिंग ओशन में बदल गई और उस समंदर के बीच यूनचे, जो अभी तक मौत के मुंह में जमीन पर पड़ा था, धीरे धीरे और संभल कर बैठ गया। जब पहली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग उस पर गिरी थी तो उसके पूरे शरीर में एक झटका लगा था। अनगिनत पावर की लहरें उसके शरीर के हर हिस्से में दौड़ने लगी। हालांकि ये लहरें बहुत ही ज्यादा खूंखार थी, पर असल में उसे बहुत सुकून दे रही थी। वो एकदम फ्रेश और गर्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठी और ठंडी हवा उसके टूटे हुए शरीर को सहला रही हो। क्या ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है? उसके धुंधले दिमाग ने सोचा। लगातार गिरने वाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग्स के वार किसी जंगली जानवर की तरह उसके शरीर पर टूट रहे थे। तभी अचानक उसके सिर के ऊपर एक पगोड़ा बन गया। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से ट्रिगर होकर ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा तुरंत एक्टिवेट हो गया और पागलों की तरह ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की पावर को चूसने लगा। जैसे किसी सूखे रेगिस्तान में मरने वाली मछली को अचानक आसमान से मीठी बारिश मिल गई हो। यह कोई आम प्रोफाउंड लाइटनिंग नहीं थी, यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग थी। ये एक ऐसी पावर थी जो इंसान की औकात से बाहर थी। ये आसमान की पावर थी। शायद इसकी पावर इतनी भी ज्यादा खौफनाक नहीं थी। आखिर ये एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन कल्टीवेटर के लिए सिर्फ एक सजा और टेस्ट था। चाहे लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, यह फिर भी एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए था जिसे इंसानी कल्टीवेटर समझ सके और झेल सके। पर यह बात सिर्फ इंसानों पर लागू होती थी। यूनचे कोई आम इंसान नहीं था। उसके पास इविल गॉड के प्रोफाउंड वेन्स थे और उसके पास इविल गॉड वाली खास लाइटनिंग स्पिरिट इविल बॉडी थी। प्राइमल केओस की शुरुआत से आए एलिमेंट्स के क्रिएशन गॉड होने के नाते इविल गॉड का प्राइमल केओस के अंदर हर तरह की एलिमेंटल पावर पर पूरा कंट्रोल था। जब तक बात प्राइमल केओस के प्लेन की थी, हर तरह की लाइटनिंग को कंट्रोल किया जा सकता था, यहां तक कि अगर वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ही क्यों ना हो। स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह यूनचे के शरीर में घुस रही थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के इस हाई लेवल समंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी के घुसने की स्पीड हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक और गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंस से भी कहीं ज्यादा तेज थी। यूनचे के पूरे शरीर पर फैले हुए घाव बहुत तेजी से भर रहे थे और उसके सूखे हुए प्रोफाउंड वेन्स इतनी तेजी से रिकवर हो रहे थे कि किसी को यकीन ना हो। यूनचे का दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ हो रहा था। वो लाइटनिंग के उस समंदर में बैठ गया और अब पूरे होश में ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा का इस्तेमाल करने लगा। उसके पूरे कंट्रोल के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर आने की स्पीड कई गुना तेज हो गई। जिन ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग्स का काम उसके वजूद को मिटाना था, वो ना सिर्फ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, बल्कि अब वो उसकी लाइफ एनर्जी और पावर बन चुकी थी। बस दिक्कत यह थी कि बाहर कोई भी ये नजारा नहीं देख पा रहा था और यूनचे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बाहर क्या बवाल मचा रहा है। उसके शरीर का हर एक पोर खुल चुका था और वो ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा को उसकी फुल लिमिट तक चला रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान किसी भयंकर तूफान में मजे से नहा रहा हो और उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा हो। पर फिर भी उसे लग रहा था कि ये काफी नहीं है और आने दो और ज्यादा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। प्लीज इसे चालू रखो। चौथी और पांचवी स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के खत्म होने के बाद सिर्फ 3 सांसों के अंदर आसमान 32 चमकदार रोशनियों से भर गया। एक ऐसा नजारा दिखाते हुए जो गॉड रेल्म के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। छठी स्टेज की ट्रिब्यूलेशन। अनगिनत डरी हुई और सदमे से भरी आवाजें ईस्टर्न डिवाइन रीजन के आसमान में गूंज उठीं, जो एक बहुत बड़ी आवाज की लहर बन गई, जिसे शांत होने में काफी टाइम लगा। असल बात यह है कि गॉड रेल्म में
5वीं स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को बुलाना दुनिया के सबसे रेयर कामों में से एक था। जो भी इस ट्रिब्यूलेशन को पार कर लेता उसका एक पूरे युग पर राज करना तय माना जाता था। सीधे शब्दों में बताओ तो ईस्टर्न डिवाइन रीजन के 4 महान किंग रियल्म्स के फाउंडर्स वो लोग थे जिन्होंने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म को पार करते वक्त 5 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को झेला था। सिर्फ इसी बात से तुम समझ सकते हो कि 5 स्टेजेस वाली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग कितनी ज्यादा रेयर थी। और जहां तक 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बुलाने की बात है, पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में और गॉड रियल्म के पूरे 10 लाख साल के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था। पर दिक्कत यह थी कि वो दुनिया हिलाने वाला टैलेंट 5वीं स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और जैसे ही 6ठी स्टेज गिरी, वो पल भर में राख बन गया। मतलब साफ है, गॉड रियल्म के पूरे इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा जिंदा इंसान नहीं था जिसने 6ठी स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को पार किया हो। भीड़ में खुसफुस होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बुलाने वाला दूसरा इंसान अब हमारे सामने है? इससे पहले कि लोगों का सदमा थोड़ा भी कम होता, आसमान एक बार फिर से फट गया और 32 आंखें चौंधिया देने वाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की किरणें सीधे नीचे गिरी। यूनचे की 6ठी स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग, जिसे गॉड रियल्म के इतिहास में दूसरी बार देखा जा रहा था, वो अनगिनत फटी हुई आंखों के सामने नीचे आ गिरी। 4थी, 5वीं और 6ठी स्टेजेस, ये तीनों की तीनों सिर्फ 10 सांसों के छोटे से टाइम के अंदर गिर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि हेवनली लॉ की जो पावर हमेशा इतनी स्ट्रिक्ट और कायदे में रहती थी, आज वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। एक साथ 32 लाइटनिंग की किरणों का गिरना एक ऐसा नजारा था जिसे कोई भूल नहीं सकता। शायद वो अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। सबकी आंखों में पर्पल रोशनी भर गई थी। उस पर्पल दुनिया में ऐसा लग रहा था जैसे किसी न दिखने वाली पावर ने उन्हें जमा दिया हो। वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे और उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। सच कहूं तो उनके सोचने समझने की पावर ही खत्म हो गई थी। यहां तक कि वो ताकतवर डिवाइन मास्टर्स भी खुद पर शक करने लगे थे कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूनचे पिछली 5 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को झेलकर जिंदा बच पाएगा। पर असल बात तो किसी को पता ही नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि यूनचे उस खौफनाक 6ठी स्टेज की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के नीचे एकदम सेफ और मजे में था। उसके घाव, उसकी वाइटैलिटी और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी एक बहुत ही डरावनी स्पीड से रिकवर हो रहे थे। उसका पूरा शरीर अंदर ही अंदर बदल रहा था, क्योंकि ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा लगातार हेवनली लॉ की पावर को अपने अंदर खींच रहा था। यहां तक कि उसके सिर के ऊपर घूमने वाला पगोड़ा भी एक अजीब पर बहुत ही चमकदार रोशनी छोड़ रहा था, जो पहले से एकदम अलग थी। 6ठी स्टेज के गिरने के बाद लाइटनिंग रीजन के ऊपर का आसमान शांत होता हुआ लगा। काफी देर तक कोई नई लाइटनिंग नहीं दिखी, सिर्फ डार्क काले बादल अभी भी चारों तरफ घूम रहे थे। बहुत देर बाद वो लाइटनिंग रीजन सिकुड़ने लगा और छोटा होने लगा। ये देखकर सबके धड़कते हुए दिल आखिरकार शांत होने लगे। भीड़ से आवाज आई, आखिरकार ये खत्म हो गया। 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग, गॉड रियल्म के इतिहास में दूसरी बार। मेरी तो किस्मत खुल गई जो मैंने खुद इस लेजेंडरी 6 स्टेज वाली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को देखा। एक बंदा बोला, मुझे तो लगता था कि ये लेजेंडरी बातें सब झूठ है, पर आज पता चला कि इस दुनिया में 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग सच में होती है। एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का कल्टिवेटर जो पीक डिवाइन स्पिरिट रियल्म के कल्टिवेटर को हरा सकता है। ये मॉन्स्टर यूनचे आखिर कहां से टपक पड़ा। बस दिक्कत यह है कि क्या वो अब तक राख बन चुका है? कॉन्फर्ट गॉड स्टेज अभी भी पूरी तरह से लाइटनिंग रीजन से ढका हुआ था। कोई भी यूनचे की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहा था। 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग, ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग शुई कियानहेंग भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग,
लुओ शांगचेन, लू झो, जुन वुमिंग। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के टॉप पर बैठे ये महान डिवाइन मास्टर्स किसी जादू के असर में लग रहे थे और सब एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। सीन ये है कि जितनी ज्यादा स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन होती है, टैलेंट और पोटेंशियल उतना ही बड़ा होता है और आसमान उसे उतना ही ज्यादा रिजेक्ट करता है। और 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग उनके लिए भी एक ऐसी महानता थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई सच में 6 स्टेजेस की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन बुला ले और उसे झेल भी ले, तो इसका मतलब है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। पहला इंसान जिसने 6 स्टेजेस की ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बुलाई थी, वो उसी के नीचे मारा गया था। जबकि दूसरा युनचे, जब ट्रिब्यूलेशन गिरी थी तो उसकी खस्ता हालत देखकर क्या सच में उसके जिंदा बचने का कोई चांस था? अब सबकी नजरें कॉन्फर्ड गॉड स्टेज के उस लाइटनिंग रीजन पर टिकी थी। सब उस ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की पावर के गायब होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सबको पता था कि उसका बचना नामुमकिन है, पर फिर भी सबके दिलों के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि ये युनचे था जिसने बार बार नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था। और यहीं पर गेम पूरी तरह से पलट जाता है। इसी पल ड्रैगन मोनार्क ने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने कहा, वो क्या है? उसी वक्त दुनिया के रंग में एक बहुत ही अजीब सा बदलाव नजर आया। अचानक उस पर्पल दुनिया में एक क्रिम्सन चमक मिल गई। सबने अनजाने में ही अपने सिर ऊपर उठाए और एक साथ अपनी सांसें रोक ली। लाइटनिंग रीजन का सिकुड़ना एकदम बंद हो गया। लाइटनिंग की जो ओरिजिनल पर्पल चमक थी, वो अब बिना किसी वजह के बदल चुकी थी और उसकी जगह अब एक डार्क क्रिम्सन रेड रंग का इलाका घूम रहा था, बिल्कुल ताजे खून के रंग जैसा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।